बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आप यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम उड़ान 2022 में। और सर, क्योंकि आपका एक जो राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है, और आप किसी, यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दूँ या मैं विभाग गिनाऊँ कि किन किन जिम्मेदारी किस किस विभाग की आपने निभाई है, तो ये बहुत लंबा समय मुझे लगता है चला जाएगा। लेकिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के तौर पर आपने ये एक नई जिम्मेदारी इस बार आपको दी गई। कितनी चुनौतीपूर्ण ये जिम्मेदारी आपको लगी जब आप विधानसभा के स्पीकर चुने गए और उसके बाद इस जिम्मेदारी को आपने निभाया? धन्यवाद अवंतिका जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं, आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पर सभी हरियाणा वासियों से, देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए जो एक प्लास्टिक फ्री इंडिया कह लीजिए, उसकी शुरुआत हुई है। हमने भी पंचकूला के अंदर प्लास्टिक फ्री पंचकूला करने का संकल्प किया है। उस दृष्टि से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो सभी से निवेदन करूंगा कि पंचकूला क्या पूरे देश को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दें और देश को स्वच्छ वातावरण मिले, इस प्रकार का प्रयास करें। जहाँ तक मेरी विधानसभा अध्यक्ष के नाते चुनौतियों की बात है, देखिए, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, कोई भी कार्य इतना आसान भी नहीं होता। उस कार्य को आप किस प्रकार से ओन करते हैं, किस प्रकार से उस काम करने के अंदर अपने आप को समर्पित करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और मेरा ये शुरू से ही जो कार्य करने की शैली रही है, मुझे जो भी जिम्मेवारी जब भी मिली है, मैंने उस जिम्मेवारी को सहर्ष और चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन वो चुनौती जब आप मेहनत से, हार्ड वर्क से और करते हैं, तो वो चुनौती जो है बड़ी आसान हो जाती है। विधानसभा के अंदर, क्योंकि मैं मेयर चंडीगढ़ था, तो इस प्रकार का कार्य मुझे जब 1997 में मैं मेयर था, तो यही कार्य मुझे नगर निगम के अंदर भी करने का मौका मिला। तो इसलिए वो जो मेरी मेयर के काल की जो यूँ कह लीजिए एक्सपीरियंस था, वो मुझे यहाँ पर विधानसभा के अंदर भी काम में आया। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मेयर का काम है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है बजाय विधानसभा अध्यक्ष के। तो इस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक चुनौती अवश्य थी कि हमारी विधानसभा के अंदर कुल 90 विधायक हैं। 90 विधायकों में से लगभग 43 विधायक जो पहली बार चुन करके आए, उनके लिए एक नया प्रयोग था, नया स्थान था, नए नियम थे। तो वो जो नए सदस्य चुन करके आए, उन सदस्यों के साथ जो विधानसभा की कार्यवाही है, विधानसभा के नियम हैं, विधानसभा की कार्यशैली है, विधानसभा की गरिमा है, उसको बनाए रखना, ये मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन मुझे आज इस बात का बड़ा फक्र है कि उन जो नए विधायक आए, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे या विपक्ष के थे, उन सभी ने अपने मन के अंदर कुछ सीखने का संकल्प किया कि नई जगह आए हैं तो सीखना चाहिए। तो उसी के कारण जो भी विधानसभा की कार्यवाही चलाने के अंदर कभी कोई हमें दिक्कत महसूस नहीं हुई। उल्टा हमने विधानसभा चलाने के लिए सभी का सहयोग लेकर के, चाहे वो विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के हैं, विधानसभा को और अच्छे ढंग से, मैं यहाँ एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस कार्यकाल से पहले, मेरे कार्यकाल से पहले, जब भी कांग्रेस सत्ता में रही,
विधानसभा के सत्र बहुत कम होते थे। एक सभा ऐसा भी आया जो पूरे साल के अंदर केवल 12 सिटिंग्स हुई। जो मैं समझता हूँ कि विधानसभा एक चर्चा करने का स्थान है, जहाँ हम सब अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, नियम और कानून के बारे में चर्चा करते हैं। अगर वो सेशन छोटा होगा या हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो उसके परिणाम कोई अच्छे आने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रयास किया कि जो 12 सिटिंग्स वाली विधानसभा थी, आज उसके अंदर 30 सिटिंग जो हैं, 30 सिटिंग्स जो हैं एक साल के अंदर हुई हैं। और मेरा ये प्रयास है इन सिटिंग्स को और बढ़ाया जाए, ताकि जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनका समाधान चर्चा के साथ हो सकता है। यदि हम विधानसभा के अंदर सार्थक चर्चा करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये मेरा प्रयास, एक नई विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैंने प्रयास किया और उसके अच्छे परिणाम आए। ठीक सर, आपने क्योंकि जिक्र किया कि सिटिंग्स आपने बढ़ा दी हैं, इसके अलावा भी आपने विधानसभा में बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किए हैं, जैसे कि 0 आवर आपने इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से ऐसे आपके कार्यकाल में आपने नए एक्सपेरिमेंट किए? नहीं, देखिए अवंतिका जी, जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित तौर पे क्या सुधार हम कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन के लिए या उस कार्य के लिए जो जिम्मेवारी आपको मिली है। तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ कि नई विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद, जैसे अक्सर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगता था कि विधानसभा अध्यक्ष केवल सत्ता पक्ष के लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं। ये आरोप लगातार जो भी सरकार आई, चाहे पहले कोई सरकार आई, विपक्ष ने हमेशा आरोप लगाया कि जो अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष की ज़्यादा सुनते हैं, विपक्ष की बात सुनते नहीं हैं। लेकिन मैंने आते ही इस प्रणाली को बदला। हमने जो शुरू किया कि जो प्रश्न हैं, जो विधानसभा के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न, ड्रॉ ऑफ लॉट से हमने शुरू किए कि लॉटरी निकाल के हमने शुरू किए। एक व्यवस्था बनाई कि सब लोगों के क्वेश्चन भी लग जाएं और कोई ये महसूस ना करे कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार से भेदभाव हुआ है। और वो जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स है वो हम निकालते हैं सभी, जो भी सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के जो हमारे विधायक हैं, उन सबके सामने और सभी अधिकारियों के सामने, ताकि कोई ये आरोप ना लगा सके कि इसके अंदर कोई फेवरेटिज्म हुआ है या किसी के साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने जब ये जिम्मेवारी संभाली तो मैंने देखा कि 55-56 वर्ष के पश्चात भी हमारी हरियाणा विधानसभा पंजाब के कानूनों से गवर्न होती थी। उसके ऊपर सभी कानूनों के अंदर पंजाब एक्ट, सारे कानूनों के अंदर अंडर पंजाब एक्ट। तो मुझे लगा कि हरियाणा को बने हुए 56 साल हो गए हैं, 1966 में हरियाणा बना था, और 56 साल के बाद भी आज पंजाब के रूल हमारे ऊपर लागू हैं। तो हमने उन सभी रूल्स को, जो पंजाब के रूल्स थे, उनको हरियाणा का नाम देने का काम किया, और हरियाणा के रूल्स जो हैं आज विधानसभा के अंदर वो किए जाते हैं। सर, आपने पंजाब के रूल्स को हरियाणा के रूल्स बनाने का काम तो किया है, लेकिन हरियाणा के हक की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम विधानसभा की ही बात करें, जब बंटवारा हुआ था तो 60-40 का बंटवारा हुआ था। आज हरियाणा के पास सिर्फ 27% हिस्सा है विधानसभा में, तो ये वाला हक कब सर मिलेगा? देखिए अवंतिका जी, ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मेरे से पूर्व, क्योंकि मुझे तो 2 वर्ष हुए ये जिम्मेवारी विधानसभा अध्यक्ष के नाते मिली है। लेकिन आज इस बात का मुझे आश्चर्य भी है कि 54 साल के अंदर हमारे जो पूर्व में अध्यक्ष हुए या पूर्व की सरकारें रही, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने भी इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। अपने हक की लड़ाई लड़ना, मैं समझता हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है।
1966 के अंदर जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ था, 60-40 की रेशो के अंदर डिवीज़न हुआ था, जो विधानसभा के अंदर हमारा 40% हिस्सा 1966 के अंदर हमें मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक वो हिस्सा जो है हमें पूरा नहीं मिला। केवल 27% हिस्सा जो वो है वो हरियाणा को मिला है। हरियाणा का 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के पास है। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने इसके बारे में, चाहे पंजाब के हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय के, हमारे विधानसभा के जो पंजाब के राज्यपाल थे उनसे, विधानसभा के अंदर भी हम रेजोल्यूशन लेकर के आए, जॉइंट एक कमेटी जो थी हमारी जो लेजिस्लेटर्स की, वो पंजाब के राज्यपाल से, क्योंकि वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे भी मिला और अपने हक की मांग की है। हमने कहा कि भी हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। आज स्थान की कमी को लेकर के विधानसभा के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति है, शायद वो एक अच्छी विधानसभा के लिए शोभा नहीं देता। आज विधानसभा के अंदर ना तो हमारे पास बैठने की, जो 90 विधायक हैं उनके बैठने की जो व्यवस्था की गई है, बहुत जोड़ करके, बहुत स्थान की कमी को ध्यान में रखते। उसके अलावा जो एक चीज़ देखिए, जब सत्र चलता है, विधानसभा का सत्र चलता है, तो उस विधानसभा सत्र के अंदर सभी मंत्रियों के लिए बैठने के लिए कमरों की आवश्यकता होती है, लेकिन आज हमारे पास कोई हमारे मंत्री को बैठाने के लिए जगह नहीं है। आज इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसका कमरा भी जो है वो एक टेम्परेरी, हमने एक कैबिन बना करके उनको उसमें एडजस्ट किया हुआ है। हमारी कमेटियों की बैठकें हो नहीं सकती, और जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर स्थान की कमी है, उसको देखते हुए मैंने अपना पक्ष जो है, जो अपना हक है, उसकी लड़ाई शुरू की है, और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी हमें सफलता मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि ये सारी दिक्कतों को देखते हुए हमने एक नया अभियान शुरू किया था कि हम चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का नया विधान भवन बनाएं। उसको लेकर के लगभग 6 माह पहले एक प्रयास मैंने शुरू किया था। चाहे उसके लिए आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे मिलना हुआ, आदरणीय यहाँ के पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर उनसे मिलना हुआ, उसके बाद आदरणीय जो हमारे ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष उनसे मिलना हुआ, आदरणीय वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको भी मैंने निवेदन किया, और उसके हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विशेष सहयोग इसके अंदर मिला। तो मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं जो नई विधान भवन के लिए जो जिसके ऊपर सरकार द्वारा, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सहमति मिल गई है कि हम नया विधान भवन जो है अब चंडीगढ़ के अंदर बना सकते हैं, तो वो जगह की सिलेक्शन हुई है, जगह की सिलेक्शन हो गई है। और कुछ ही सिलेक्शन हो गई है सर, बता दीजिए कहाँ पर बनने वाला है। देखिए, ये आईटी पार्क के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ एक जगह सेलेक्ट की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, देख करके उसकी सिलेक्शन की है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का नया विधान भवन जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए, आज की ज़रूरतों को देखते हुए, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप परिसीमन द्वारा होने वाला है, उस परिसीमन के अंदर 2026 के अंदर विधानसभा की जो सीट्स हैं वो 90 से बढ़कर कम से कम 115 और 125 तक हो सकती हैं। आज विधानसभा के अंदर एक भी नई सीट लगाने की जगह नहीं है। 90 से अगर 91 हमें विधायक बैठाने पड़ जाएं तो जगह नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने नई विधान भवन की जो खोज वो जारी की। इसके अलावा जो एक नई विधानसभा के अंदर सत्र के अंदर हर मंत्री के बैठने की उसका अपना कमरा होना चाहिए, उसके स्टाफ का जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है उनके बैठने की व्यवस्था हुई है, और जो हमारी कमेटियां हैं कमेटियों के चेयरमैन के लिए बैठने की व्यवस्था हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आज नहीं है। बाकी हम सब विधानसभाओं में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, जब 1966 के अंदर ये विधानसभा का हमें स्थान मिला था,
उस समय मीडिया जो था वो केवल प्रिंट मीडिया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं था, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। आज ये सभी चीज़ों को देखते हुए नए विधानसभा भवन की जो हमने मांग की है और उसको मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो पूरी होगी। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए हमने नए विधानसभा का जो के ऊपर काम करना शुरू किया है वो भी पूरी होगी। और इसके अलावा जो आपने कहा कि नई चीज़ें जो हमने शुरू की हैं, हमने विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए वो एक विशेष प्रयास शुरू किया है कि आने वाला युग टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटराइजेशन का है, डिजिटलाइजेशन का है। क्यों ना हमारी विधानसभा डिजिटलाइज हो, क्यों ना हमारे सारे पत्र जो पेपर हैं वो कंप्यूटराइज हों, ताकि जो हमारे माननीय विधायक हैं या कोई और भी किसी भी प्रकार की जानकारी वो लेना चाहता है तो वो कंप्यूटर के जरिए अच्छे ढंग से ले सके। और जो विधानसभा के अंदर भी हैं वो कार्यवाही डिजिटल हो, जिससे जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है, आज मैं समझता हूँ कि कागज़ जो है वो पेड़ों से बनता है और वो आज उसको रोकने की आवश्यकता है। जो एक अनुमान हमने लगाया कि 5 साल के अंदर जितना पेपर विधानसभा के अंदर यूज़ होता है, अगर वो डिजिटलाइज कर देंगे तो लगभग 15 करोड़ रुपए का पेपर जो है वो हमारा बचत हो जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। और दूसरा जो हमारा पर्यावरण है, यदि हमारे पेड़ जिंदा हैं तो हमारा पर्यावरण अच्छा है, शुद्ध है। तो उस दृष्टि से भी जो डिजिटलाइजेशन हमने शुरू किया है और मुझे पूरी आशा है कि अगले 1 महीने के अंदर, और जो हमारा अगला सत्र आएगा, जो मानसून सत्र आएगा, वो सत्र जो है हमारा ई विधानसभा के माध्यम से होगा, ऐसे मुझे पूरी आशा है। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम कोई किया जाएगा सभी विधायकों के लिए? देखिए अवंतिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि विधायकों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये ट्रेनिंग सेंटर हमने लगभग 2 महीने पहले विधानसभा के अंदर ही ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं। हमने अपने सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग दे दी है। और अब जो हमारे सम्माननीय विधायक हैं उन सब के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हमने विधानसभा भवन के जो एट प्रेजेंट है वहाँ पर की है। लगभग 20 कंप्यूटर हमने वहाँ उनको सिखाने के लिए लगाए हुए हैं। यदा कदा जब भी किसी भी हमारे सम्मानीय विधायक को समय मिलता है वहाँ जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम काम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप ही इंटरेस्ट पैदा होगा और ट्रेनिंग हो जाएगी। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा था, तो ये सुरक्षा और ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसे लेकर आपने क्या कदम उठाए? देखिए, आज हमारी विधानसभा जो है वो जॉइंट विधानसभा है, हमारी इंडिविजुअल जो अकेले हरियाणा की विधानसभा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न है ये हमारी नई विधानसभा को जो हमने सोचा है उसी से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर सेंध लगी थी, तभी एक प्रश्न आया था कि क्योंकि यहाँ पर जॉइंट सिक्योरिटी है, पंजाब की सिक्योरिटी है, हरियाणा की सिक्योरिटी है, चंडीगढ़ की सिक्योरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की ना होकर के जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी अपनी विधानसभा होगी, हमारी अपनी सिक्योरिटी होगी, हमारा वहाँ अपने अरेंजमेंट्स होंगे, तो निश्चित तौर पर जो आपने चिंता जाहिर की है कि सिक्योरिटी को लेकर के, वो जो सिक्योरिटी है वो अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं सर बहुत जल्द नई विधानसभा हमारी तैयार होगी। लेकिन क्योंकि स्पीकर के तौर पर आपने जैसे जिक्र भी किया कि एक बड़ी चुनौती ये होती है कि आप सभी के साथ तालमेल बनाकर चले, नए विधायक भी होते हैं, विपक्ष के साथ भी समन्वय बनाकर चलना है। ऐसे में विपक्ष की ओर से भी सर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता सदन में। नहीं, देखिए अवंतिका जी, ये तो पुरानी बातें होंगी, नई बात नहीं है। क्योंकि हमने अब की बार जो बजट सत्र है, मैं समझता हूं कि हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र किया। चाहे वो बजट के ऊपर चर्चा है, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा है, उस चर्चा के अंदर हमने जितने हमारे को सारे के सारे विधायक, पहली बार शायद किसी भी विधानसभा के अंदर
चाहे वो नए सदस्य थे चाहे पुराने सदस्य थे, सबको विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने का मौका दिया, उनको बोलने का मौका दिया। और आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के साथी भी हैं वो कई बार आकर के धन्यवाद करते हैं। बट विधायक रघुवीर कादियान को आपने निलंबित किया तो तभी ये उस दौरान ज्यादा आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से। नहीं, देखिए, हमारे रघुवीर कादियान जी मेरे बहुत सम्माननीय हैं और खुद वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उनको नियम और कानून बताना, मैं समझता हूँ कि मेरे से तो बहुत सीनियर हैं, कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना, सदन की मर्यादा बनाए रखना, ये सभी का कर्तव्य है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं। यदि कहीं पर भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, सदन की मर्यादा टूटती है, तो निश्चित तौर पर दुखी हृदय के साथ ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन सदन की मर्यादा बनाए रखना वो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। सर, आप ही की विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए एक विधेयक पास किया गया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये सांप्रदायिकता जो बंटवारा है उसको और बढ़ावा देगा, यानी उस गैप को और बढ़ाएगा। नहीं, देखिए अवंतिका जी, ये धर्मांतरण को रोकने के लिए जो धर्मांतरण किसी लालच के द्वारा, किसी डर के द्वारा, भय के द्वारा जबरदस्ती की धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल सरकार लेकर के आई है। और मैं समझता हूं कि किसी की मर्जी के बिना या कोई लोभ या लालच दे करके किसी के भी धर्म को परिवर्तन करना तो वो ठीक नहीं है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी सुनने में भी आई हैं, देखने में भी आई हैं, जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। और ऐसे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार बिल लेकर के आई और सरकार ने बार बार कहा है कि यदि कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन किसी को लोभ और लालच दे करके, किसी को डरा करके, धमका करके, कोई अन्य हथकंडे अपना करके जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो स्वीकार्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस आज़ाद देश के अंदर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराना जोर जबरदस्ती से वो ठीक नहीं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आगे राज्यसभा चुनाव है, 10 तारीख को मतदान होना है, कितनी तैयारी है सर राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इसके लिए चुनाव की तैयारियां तो पार्टियां करेंगी, पार्टी के विधायक जो हैं जहां जहां जिसको डायरेक्शन होगी वो करेंगे। उसमें मेरा कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार का न रोल है, वो पार्टी ने तय किया है। पार्टी की दिशा निर्देश के अनुसार जो रिजल्ट आएगा वो 10 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे बीच यहाँ आए और सभी सवालों के आपने जवाब दिए बड़ी ही बेबाकी से। एक बार जोरदार तालियां सभी की ओर से, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से सर ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं।